हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस जो हम मिनिस्ट्री वाइज स्कीम्स को कवर कर रहे हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड वेरियस मिनिस्ट्री स्कीम जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, Ministry of MSME. So a lot of ministry schemes have been already completed. Now we are going to start with Ministry of Social Justice and Empowerment schemes. Please join our Telegram channel in the link given in the description below. And if you're new to this channel, please like, share and comment too. सो नाउ लेट अस स्टार्ट विथ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट स्कीम्स. तो आज की क्लास में हम कितनी स्कीम्स को कवर करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ श्रेष्ठ स्कीम, देन नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम, देन प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना दैट इज PM अजय. देन वी आर गोइंग टू डील विथ 3 important schemes relating to social empowerment and rehabilitation, that is Namaste, Smile and Seed scheme. And lastly we are going to cover a citizen welfare scheme that is अटल वायु अभ्युदय योजना, जिसमें ये 5 components included हैं. So we are going to cover 7 schemes in total in today's class. So please stay tuned to our video and please like, share and comment too. सो लेट अस स्टार्ट विथ श्रेष्ठ स्कीम. फर्स्ट ऑफ ऑल, तो सबसे पहले श्रेष्ठ का फुल फॉर्म क्या है. तो श्रेष्ठ स्टैंड्स फॉर स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज. मीनिंग वी आर टारगेटिंग SC स्टूडेंट्स ताकि उन्हें हायर स्कूल्स में हाई क्लास की एजुकेशन मिले इन सम टारगेटेड एरियाज. स्कीम का फुल फॉर्म से काफ़ी कुछ समझ आ जाता है कि व्हाट इज़ द स्कीम इज़ ऑल अबाउट. तो द स्कीम इज़ फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन for students in high schools in targeted areas. Now this is launched by Ministry of Social Justice and Empowerment. You have to remember this, but because हम ministry wise schemes कर रहे हैं, this is not a problem. But अगर सारी schemes एक साथ आएंगी तो confusion हो सकता है कि किस scheme को किसने launch किया. Mainly confusion हो सकता है with Ministry of Education क्योंकि this is an education related scheme. So don't get confused. It is launched by Ministry of Social Justice and Empowerment, not by Ministry of Education. Now it was launched in 2022. It is a centrally sponsored scheme. Centrally sponsored scheme मतलब कि सेंटर एंड स्टेट्स दोनों का कंट्रीब्यूशन है स्कीम में इन फंडिंग. नाउ टारगेटेड ग्रुप इज मेरिटोरियस SC स्टूडेंट्स. अब यहाँ पर लिखा है मेरिटोरियस, यानी कि हमको एग्ज़ाम कराना पड़ेगा ये जानने के लिए कि कौन सा स्टूडेंट मेरिटोरियस है. देयर वुड बी एग्जाम्स कंडक्टेड, full procedure होगा. So all of that will also happen. Now what are the objectives of this scheme? Objective is to provide high quality education to meritorious SC students, to facilitate socio-economic upliftment. हम चाहते हैं कि उनको CBSE affiliated residential schools में access मिले. हम dropouts कम करना चाहते हैं. Also we want to make them preparation ready for higher education and competitive exams such as JEE, NEET and UPSC and etc. Now let us discuss what is the scheme. So selection होगा, एक एग्ज़ाम होगा that would be conducted by National Testing Agency NTA और इस एग्ज़ाम का नाम होगा National Entrance Test for श्रेष्ठ. Now through this exam 3000 students would be annually selected. Please remember this, through this exam 3000 students annually will be selected. Now ये जो सिलेक्शन होगा वो स्कूल्स में होगा. तो स्कूल्स के लिए भी कुछ क्राइटेरिया है कि स्कूल्स सो एंड सो फॉलो करना चाहिए एंड देयरफॉर इन स्टूडेंट्स का इन स्कूल्स में एडमिशन हो सकता है. सो लेट अस सी नाउ दैट स्कूल्स मस्ट हैव बीन ऑपरेटेड फॉर एटलीस्ट 5 years. मिनिमम 75% पास रेट होना चाहिए उनका 10th और 12th क्लास में इन लास्ट 3 years. नाउ द स्कूल्स मस्ट ऑल्सो हैव कैपेसिटी टू एडमिट एटलीस्ट 10 एडिशनल SC स्टूडेंट्स इन क्लास 9th एंड 11th. यानी कि ये बोल रहा है कि स्कूल्स के पास भी कुछ क्राइटेरिया स्कूल्स को फुलफिल करना होगा सो दैट एडमिशन्स विल take place in that schools. So first criteria is that schools must be operated for at least 5 years. Second criteria is that at least 75% का पास रेट का उनका रिकॉर्ड होना चाहिए for last 3 years. किस क्लास में? इन क्लास 10th and 12th because these are board classes. Now the schools must also have capacity कि वो additional 10 students को admit कर दे in class 9th and 11th. Now you must have noticed one thing कि यहाँ पर लिखा है कि एडमिशन करना है इन क्लास 9th एंड 11th, यानी कि एडमिशन्स हो रहे हैं 2 क्लासेस में.
एक 9th क्लास में एडमिशन हो सकता है, एक 11th क्लास में एडमिशन हो सकता है। एंड यहाँ पर भी हमने पढ़ा था दिस स्कीम इज़ फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स। सो नाउ लेट अस से कि किस क्लास में एडमिशन हो सकता है, कौन सी क्लास के बच्चे टेस्ट दे सकते हैं, एंड व्हाट विल बी द स्कॉलरशिप एक्सेट्रा। सो व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी? सबसे पहले स्टूडेंट्स मस्ट बिलोंग टू शेड्यूल्ड कास्ट। नाउ स्टडिंग इन क्लास 8th एंड क्लास 10th इन द करेंट एकेडमिक ईयर आर एलिजिबल फॉर एडमिशन्स इनटू क्लास 9th एंड 11th। यानी कि दिस स्कीम इज प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप फॉर क्लास फ्रॉम क्लास 9th टू क्लास 12th, लेकिन एडमिशन्स हो सकते हैं इन क्लास 9th एंड इन क्लास 11th। तो इसका मतलब है कि क्लास 8th और क्लास 10th के बच्चों को एग्जाम देना होगा स्कॉलरशिप का टू गेट एडमिशन्स इनटू क्लास 9th and 11th. So please be very clear on that part. Now another eligibility condition is that they must belong to marginalized income group and उनकी parental income होनी चाहिए less than 2.5 lakh rupees and they should not be covered under any pre-matric scholarship scheme। यानी कि किसी और स्कीम में वो लोग enroll नहीं होने चाहिए to get enroll into this scheme। The budget allocation is around 300 crore rupees and it also covers tuition fees, boarding, lodging, books, uniform, study material, miscellaneous education expenses, parents pay nothing। Scholarship maximum per क्लास 9th क्लास को 1 लाख रुपीज़, देन 10th क्लास को 1,10,000 रुपीज़। दिस इज स्कॉलरशिप गिवन मैक्सिमम रुपीज़ पर क्लास, ओके, इट्स नॉट पर स्टूडेंट, इट इज़ पर क्लास। 11th क्लास वालों को रुपीज़ 1,25,000 एंड 12th क्लास वालों को रुपीज़ 1,35,000। नाउ व्हाट आर स्पेशल फीचर्स? कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जैसे कि होलिस्टिक डेवलपमेंट वुड टेक प्लेस विद स्पेशल फोकस ऑन एक्स्ट्रा करिकुलर्स, लीडरशिप, सॉफ्ट स्किल्स, देन मेंटरिंग, रेमिडियल कोचिंग, करियर गाइडेंस वुड बी गिवन। स्कूल्स वुड बी सिलेक्टेड, जो हमने अभी बात करी है, ऑल्सो ऑन बेस्ड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर फैसिलिटीज़। देन स्टूडेंट्स विल बी एनकरेज टू प्रिपेयर फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज एंड नेशनल लेवल एग्जाम्स। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि हम एम्पावरमेंट कर रहे हैं ऑफ SC यूथ, हम ब्रिज कर रहे हैं गैप को, मतलब हम जो एलिट स्कूलिंग है और जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच का गैप को हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। It also aims to break the cycle of poverty through education-led mobility. It strengthens social justice and inclusiveness. Right. Now let us see some 2 questions on this scheme and now let us see are you being able to solve the question or not. So answers I have purposely I have hidden so that you can solve and then we will see the answers. So the first statement says the scheme is implemented by Ministry of Education. Second statement says its objective is to provide high quality residential education for SC students in class 9th to 12th. Third statement is selection of students under mode 1 is done through national entrance test for Shresht conducted by NTA. Fourth statement is the annual family income limit for eligibility is 2.5 lakh rupees. Now अभी तक आपने सॉल्व कर लिया होगा बिकॉज ये सारे स्टेटमेंट्स हमने अभी पढ़े हैं, बट इट इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, rather it is implemented by Ministry of Social Justice and Empowerment. Right. So A is gone and B is the right answer, that is 2, 3 and 4. Now the next question is which of the following are the features of Shresht scheme? First statement is bridge courses are provided to help SC students academically adjust in better schools. Second is it is applicable only for SC students studying in government schools. Third, after class 12th, beneficiaries can shift to post-matric scholarship or top class education scheme. Fourth, the budget allocation is around 300 crore rupees. So first statement is definitely right कि bridge courses को हमने provide किया है ताकि academically हम help कर पाएँ. Now second is wrong because it is also applicable for private schools. और अभी हमने पढ़ा था what are the eligibility conditions की 75% pass rate होना चाहिए, 5 years से operate करना चाहिए, etc. And therefore private schools are also eligible under this scheme. So second statement is wrong. So second statement is gone, answer is B, and third and fourth statement are also right that after 12th class beneficiaries जो है वो post matric scholarship में shift कर सकते हैं and the budget allocation is around 300 crore rupees. Now our second scheme is National Overseas Scholarship Scheme. So overseas यानी abroad, right? यानी ये ऐसी स्कीम है जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है टू सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप जो मास्टर्स करना चाहते हैं, जो PhD करना चाहते हैं या पोस्ट डॉक्टोरल स्टडीज़ करना चाहते हैं अब्रॉड.
This is to provide social and economic mobility of low income scheduled caste and related communities through access to high quality international education. Now, this is a central sector scheme, yani 100% funded by the central government. Now, beneficiaries would be scheduled caste, denotified nomadic or semi nomadic tribes, landless agricultural laborers, and traditional artisans. नाउ व्हाट इज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि वो कौन लोग हैं जो एलिजिबल रहेंगे अंडर दिस स्कीम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज लिमिट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 35 years. इनकम, एनुअल फैमिली इनकम शुड बी लेस देन और इक्वल टू 8 lakh rupees. सो प्लीज रिमेंबर द एनुअल इनकम लिमिट एंड द एज लिमिट, 35 years एंड 8 lakh rupees. नाउ हाउ एंड कैसे वो एलिजिबल रहेंगे. सो एकेडमिक क्वालिफिकेशन शुड बी देयर इन मास्टर्स, मोर देन 60% शुड बी देयर इन बैचलर्स. फिर मास्टर्स के लिए मतलब पीएचडी के लिए 60% से ज़्यादा होनी चाहिए मास्टर्स में, एंड पोस्ट डॉक्टरेट के लिए 55% इन मास्टर्स प्लस रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए. सो दीज आर एकेडमिक क्वालिफिकेशन. इनकम सीलिंग शुड बी लेस देन और इक्वल टू 8 lakh rupees. एज लिमिट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 35 years. नाउ अब कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलेगा. सो फर्स्ट प्रायोरिटी वुड बी गिवन टू एडमिशन इन टॉप 500 QS रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़. नाउ हमें रैंकिंग आती है, QS रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ आती है, तो उसमें जो टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ है, प्रायोरिटीज़ वुड बी गिवन टू स्टूडेंट्स जो उस यूनिवर्सिटीज़ के राउंड को क्वालिफाई कर देते हैं. नॉट ऑलरेडी स्टडिंग, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं या अब्रॉड में सेटल हो गए हैं. एंड मैक्सिमम 2 children पर फैमिली आर एलिजिबल, बट सेकेंड वुड ओनली बी एलिजिबल अगर सीट्स बचती हैं तो. Now, gender quota is also there. 30% is reserved for women and maximum 10% of slots per states. यानी कि अब हमारी इंडिया, वी हैव सो मैनी डाइवर्सिफिकेशन, बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो ताकि किसी एक स्टेट में ना ही, सिर्फ ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ही स्टेट के बच्चे जा रहे हैं. सो टू अवॉइड दैट, मैक्सिमम 10% slot per state is given so that wider distribution and wider representation is maintained. Now, फॉर सिलेक्शन प्रोसेस, जिनका एडमिशन है इन QS रैंक टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़, उनको पहले कंसिडर किया जाएगा, एंड देन रिमेनिंग एलिजिबल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग अदर रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस वुड बी कंसिडर्ड. सो दिस इज़ what we have completed National Overseas Scholarship Scheme. Now let us move to third scheme, that is Pradhan Mantri Anusuchit Jati Abhyudaya Yojana, that is PM Ajay. Now PM Ajay किस चीज़ के लिए है. PM Ajay स्कीम है ताकि हम शेड्यूल्ड कास्ट का अपलिफ्टमेंट कर सकें, पॉवर्टी कम कर सकें, उनको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकें, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर सकें, स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और उनका इंक्लूसिव ग्रोथ में उनको हेल्प कर सकें. सो दिस स्कीम वॉज लॉन्च इन द ईयर 2021-22 एंड under Ministry of Social Justice and Empowerment. It is a 100% centrally funded scheme, यानी कि central sector scheme. Then states and UTs may provide additional funds and 5% funds are allocated for administration, monitoring and evaluation. ये हम आगे भी पढ़ेंगे फैक्ट, सो आप वहाँ पर भी याद कर सकते हैं. Now, what are objectives of PM Ajay? So PM Ajay is focused on reducing poverty of SC communities, ताकि हम additional उन्हें employment opportunities दे पाए और उसके थ्रू उनकी poverty को reduce कर पाए. That can be through skill development, income generating schemes and other initiatives. To improve socio-economic development indicators by ensuring adequate infrastructure and requisite services in SC dominated villages. Also, we want to increase literacy and encourage enrollment of SCs in schools and higher education institutions by providing them residential facilities in quality institutions. Yes. Now it is a merger of 3 erstwhile centrally sponsored schemes. यानी कि 2021-22 में 3 schemes को merge करा गया और उसके बाद PM Ajay को launch किया गया. Now 3 schemes that were merged under PM Ajay were Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana, Special Central Assistance to Scheduled Caste Sub-Plan and Babu Jagjeevan Ram Chhatravas Yojana. So 3 schemes were merged under one scheme and then PM Ajay scheme was launched. It is implemented in 28 states and UTs, यानी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर PM Ajay is not being implemented. Excluded states or UTs are Arunachal Pradesh, Nagaland, Meghalaya, Mizoram, mainly northeastern states, and then some UTs जैसे अंडमान एंड निकोबार, दादरा, दमन एंड लद्दाख एंड लक्षद्वीप. सो यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है स्कीम का. इट इज़ ओनली इम्प्लीमेंटेड इन 28 states and UTs.
Now, what is the eligibility criteria? Scheduled caste living below poverty line for income generating and skill development villages. फिर वो villages, those villages जहाँ पर 50% से ज़्यादा scheduled caste population is living, तो वो villages are eligible for infrastructure development grants. Definition of poverty and selection of families follow guidelines from erstwhile Planning Commission and Ministry of Rural Development via Panchayati Raj institutions. Now, what are key components of PM Ajay? So first is आदर्श ग्राम डेवलपमेंट. आदर्श मतलब मॉडल. हमने मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में वी वर स्टडिंग आदि आदर्श ग्राम योजना. हेयर इट इज आदर्श ग्राम डेवलपमेंट. वी वांट टू ट्रांसफॉर्म SC मेजॉरिटी विलेजेस इनटू मॉडल विलेजेस, जहाँ पर हम उन्हें बेसिक सर्विसेज जैसे ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर, डिजिटल एक्सेस, न्यूट्रिशन ये सब प्रोवाइड करें. अप टू 50% ऑफ फंड्स एलोकेटेड टू फिल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स इन सिलेक्टेड विलेजेस. Now these are some achievements that have been happened. Second is grant and aids for socio-economic projects. हम फाइनेंशियल असिस्टेंस देना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल प्रोजेक्ट्स के लिए जो कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, हॉस्टल्स, रेसिडेंशियल स्कूल्स कंस्ट्रक्ट करने हैं, लाइवलीहुड प्रोजेक्ट्स, फाइनेंशियल एड फॉर लोन्स टेकन बाय बेनिफिशरीज एक्सेट्रा. थर्ड इज कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल्स. सो प्लीज़ रिमेंबर दिस कि हॉस्टल कंस्ट्रक्शन के लिए 2% ऑफ टोटल PM अजय फंड्स हैव बीन एलोकेटेड, ताकि हॉस्टल्स हम बिल्ड कर पाएँ इन स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस NIRF रैंक टू रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट्स, ताकि हम ड्रॉप आउट रेट्स को कम कर पाएँ. सो प्लीज़ रिमेंबर दिस फैक्ट कि 2% टोटल ऑफ PM अजय फंड्स हैव बीन एलोकेटेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल्स. नाउ दिस आई वॉज टॉकिंग अबाउट टू यू इन द स्टार्टिंग, जो हम बाद में पढ़ने वाले थे. दैट इज़ 5% ऑफ फंड्स आर एलोकेटेड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मॉनिटरिंग एक्सपेंसेस. सो अगर मॉनिटरिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की बात करें तो 5% ऑफ अजय फंड्स आर एलोकेटेड फॉर दैट. 2% ऑफ फंड्स आर एलोकेटेड फॉर हॉस्टल क्रिएशंस. हम ये क्यों करना चाहते हैं? बिकॉज वी वॉन्ट टू सेंट्रलाइज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, हायरिंग टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ, ऑफिस इक्विपमेंट, IT फैसिलिटीज, evaluation project, social edits, a lot of things. So for that, monitoring and evaluation is needed. So 5% of funds are allocated for that purpose. So I hope now this scheme is also clear, and let's move on to next schemes. और अभी हम डिस्कस करेंगे 3 more schemes, that is नमस्ते, स्माइल एंड सीड्स. दैट इज स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ denotified tribes. So let us start with first, that is Namaste. So Namaste stands for National Action for Mechanized Sanitation Ecosystem. प्लीज़ रिमेंबर द फुल फॉर्म कि कौन सी स्कीम का क्या फुल फॉर्म है. जैसे स्माइल, देन नमस्ते वी स्टडीड, ऑल्सो श्रेष्ठ वी स्टडीड. तो आपको ये सारी स्कीम्स के फुल फॉर्म पता होना चाहिए. दे हैव रियली अ वेरी नाइस एक्रोनिम, नमस्ते, स्माइल, श्रेष्ठ. तो आपको फुल फॉर्म याद होना चाहिए. सो नमस्ते स्टैंड्स फॉर नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम. नाउ इट इज़ टॉकिंग अबाउट सैनिटेशन. सो प्लीज़ रिमेंबर दिस कि ये स्कीम जो है वो सैनिटेशन पे बेस्ड है, बिकॉज वी नो कि बहुत ऐसी कम्युनिटीज़ के लोग सैनिटेशन में काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयड हैं और वी वांट टू टेक आउट ऑफ दैट प्लेस. हम चाहते हैं कि हम सैनिटेशन को मैकेनाइज्ड करें और वो ह्यूमन पे डिपेंडेंट ना हो, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी वेरी बेसिक राइट फॉर ऑल द पीपल कि सैनिटेशन जो हो वो मैकेनाइज्ड हो एंड दैट शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन पीपल. सो दिस इज़ अ प्लान ताकि हम सैनिटेशन को मैकेनाइज करें एंड वी हैव टू बिल्ड दैट इकोसिस्टम जहाँ पे सैनिटेशन को पूरी तरीके से मैकेनाइज कर दिया है. This was launched in the year 2022. Nodal ministry is Ministry of Social Justice and also Ministry of Housing and Urban Affairs. यानी कंबाइंड स्कीम है, जो कंबाइंड मिनिस्ट्री, दोनों मिनिस्ट्री ने मिलकर इस स्कीम को लॉन्च किया है. दैट इज़ Ministry of Social Justice and also Ministry of Housing and Urban Affairs is involved. Implementing agency is National Safai Karamchari Financial Development Corporation, that is NSF, FDC. So that is National National Safai Karamchari Financial Development Corporation. It is a central sector scheme. इसका जो टेन्योर है दैट इज़ फॉर 3 years, यानी कि 23-24 से लेकर 25-26 तक. फाइनेंशियल आउटले इज अराउंड 350 crore रुपीज़. नाउ
हमारा एम क्या है, हम चाहते हैं कि हम इंश्योर करें ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ सैनिटेशन वर्कर्स, प्रोवाइडिंग देम एक्सेस टू एंटाइटलमेंट्स एंड लाइवलीहुड सपोर्ट टू रिड्यूस वनरेबिलिटीज. नाउ वी ऑल्सो वांट टू क्रिएट समथिंग कॉल्ड एज सनीप्रेन्योरशिप, दैट इज सैनिटेशन के इंटरप्रेन्योर. सो सनीप्रेन्योरशिप प्रोवाइडिंग स्किल विद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आफ्टर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी ट्रेनिंग एंड पीपीई किट्स. हम बिहेवियरल चेंज लाना चाहते हैं. ऑल्सो वी वांट टू ब्रेक दैट इंटरजेनरेशनल साइकिल ऑफ सैनिटेशन वर्क, यानी जो जनरेशन टू जनरेशन सैनिटेशन वर्क करा हुआ जा रहा है, हम वो साइकिल को ब्रेक करना चाहते हैं. एंड वी वांट टू मेक इट मैकेनाइज्ड. नाउ ऑल 4,800 प्लस अर्बन लोकल बॉडीज आर कवर्ड. पहले 500 अमृत सिटीज़ वर कवर्ड, बट नाउ ऑल 4,800 प्लस अर्बन लोकल बॉडीज आर कवर्ड अंडर दिस स्कीम. सो बेनिफिशरीज कौन होंगे? प्राइमरी बेनिफिशरीज जो कि सीवर एंड सेप्टिक टैंक सैनिटेशन वर्कर्स है, और वो वर्कर्स जो पेरोल पे काम करते हैं ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़. देन वेस्ट पिकर्स, डिपेंडेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स, ये सबको हमने कवर किए. स्किल ट्रेनिंग वुड बी गिवन थ्रू नेशनल सफाई कर्मचारी, व्हाट वाज इट, नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. So skill training would be given through this portal via PM Daksh portal. So please remember PM Daksh portal too, that skill training would be given through National Safai Karamchari Financial Development Corporation via PM Daksh portal. Now livelihood assistance and skilling. So this is where ये स्कीम आपको याद रखना है थोड़ा कुछ important part of capital subsidy and interest rate. So first let me take you to this table and then एक्चुअली हेयर जो वहाँ जो लिखा है वो इस टेबल में ऑलरेडी दिया हुआ है. सो लेट अस सी फ्रॉम दिस टेबल कि एक्चुअली है क्या. नाउ अगर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन हमें करना है, सो मैकेनाइज्ड सैनिटेशन के लिए इक्विपमेंट्स भी खरीदने पड़ेंगे. देयर वुड बी हैवी इन्वेस्टमेंट दैट वुड गो इनटू दिस मैकेनाइज्ड सैनिटेशन, बिकॉज मैकेनाइजेशन टेक्स लॉट ऑफ कैपिटल ऑल्सो. सो अगर कैपिटल है, इक्विपमेंट है, देन प्रोजेक्ट इंटरेस्ट सब्सिडी विल कम इनटू प्लेस, प्रोजेक्ट सब्सिडीज वुड कम इनटू प्लेस. सो प्लीज ऑल ऑफ दैट यू हैव टू नाउ रिमेंबर. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी कवर्ड है? अगर प्रोजेक्ट्स हैं अप टू ₹1,00,000 देन इंटरेस्ट रेट वुड बी 5%, 4% फॉर वुमेन बेनिफिशरीज, यानी वुमेन्स के लिए 1% रेट कम है. सो 5% वैसे इंटरेस्ट रेट लगेगा, बट 4% फॉर वुमेन बेनिफिशरीज. देन इफ प्रोजेक्ट्स कॉस्ट इज अबव ₹1,00,000 देन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम वुड बी 6%. सो ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट. नाउ लेट अस गो एंड रीड अबाउट कैपिटल सब्सिडी. ये जो है कॉम्पोनेंट दैट इज़ फॉर इंटरेस्ट रेट, की इंटरेस्ट कितना लगेगा. सो प्रोजेक्ट्स अप टू ₹1,00,000 में 5% एंड 4%, एंड प्रोजेक्ट्स अबव 1,00,000 में 6%. Now what would be the capital subsidy given? So first of all for individuals and second is for group projects. So individuals के लिए 15 लाख रुपीज़ तक का एक तो प्रोजेक्ट कॉस्ट की रेंज है फॉर कैपिटल सब्सिडी. यानी सबसे पहले 5 लाख रुपीज़ का अगर उनका प्रोजेक्ट कॉस्ट है तो 50% वुड बी द कैपिटल सब्सिडी. अगर 5 लाख टू 15 लाख रुपीज़ का प्रोजेक्ट कॉस्ट है देन 2.5 लाख रुपीज़ प्लस 25% ऑफ रिमेनिंग प्रोजेक्ट अमाउंट और प्रोजेक्ट कॉस्ट वुड बी द कैपिटल सब्सिडी. अगर कोई ग्रुप प्रोजेक्ट है तो ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए 10 लाख रुपीज़ पर बेनिफिशियरी मैक्सिमम होगा एंड मैक्सिमम कॉस्ट होगा अप टू 50 लाख रुपीज़. यानी ग्रुप प्रोजेक्ट्स के लिए मैक्सिमम 50 लाख रुपीज़ बट अप टू 10 लाख रुपीज़ पर बेनिफिशियरी. यानी अगर 4 लोग हैं तो 40 लाख रुपीज़ का प्रोजेक्ट होगा. मैक्सिमम 5 पीपल 50 लाख प्रोजेक्ट्स जिसमें 10 लाख रुपीज़ हाईएस्ट हो सकता है ऑफ बेनिफिशियरी. अगर 10 पीपल है तो फिर 5 लाख रुपीज़ पर बेनिफिशियरी होगा, मतलब ऐसे. बट द प्रोजेक्ट कॉस्ट वुड बी अप टू ₹50 लाख रुपीज़. नाउ यहाँ पर सब्सिडी कैसी मिलेगी? तो सब्सिडी वुड बी सेम एज इंडिविजुअल बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 3.75 लाख रुपीज़ पर बेनिफिशियरी. यानी अगर 10 लाख रुपीज़ का प्रोजेक्ट है तो 10 लाख रुपीज़ पर बेनिफिशियरी है तो मैक्सिमम सब्सिडी जो होगी वो 3.75 लाख रुपीज़ होगी. अगर 5 लोग हैं उस प्रोजेक्ट में तो मैक्सिमम सब्सिडी जो है 50 लाख प्रोजेक्ट के ऊपर वो होगी 18.75 लाख रुपीज़. सो रिमेंबर दिस कि जो मैक्सिमम सब्सिडी है 10 लाख रुपीज़ के क्राइटेरिया के ऊपर पर इंडिविजुअल दैट इज़ 3.75 लाख रुपीज़ एंड इन टोटल कंबाइनली इट इज़ 18.75 लाख रुपीज़. नाउ व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट सबवेंशन? सो 6 मंथ्स के लिए मोरेटोरियम पीरियड है, यू डोंट हैव टू पे. 5 लाख के प्रोजेक्ट्स के लिए 5 ईयर्स का टाइम मिलेगा एंड 5 लाख के ऊपर के प्रोजेक्ट के लिए 7 ईयर्स का टाइम मिलेगा. सो दिस इज़ इंटरेस्ट सबवेंशन का कैपिटल पीरियड. Here it is written same thing. The all deadline is that all dues must be cleared before 31st of March 2026.
नाउ व्हाट आर सम अदर कंपोनेंट्स, तो स्किल ट्रेनिंग के भी होगा, स्किल ट्रेनिंग फ्री फॉर दोज 18 ईयर्स एंड अबव, एंड मंथली स्टाइपेंड मिलेगा ₹3,000 ड्यूरिंग ट्रेनिंग. सो 3,000 rupees would be the stipend for skill training. Now it applies to general projects and sanitation related projects. Now our next scheme is Smile scheme. तो Smile scheme was also launched in the year 2022, but इसका tenure period है 21-22 to 25-26. Now Smile scheme है किस चीज़ के लिए? What is Smile scheme focusing on? जैसे Namaste scheme was focusing on sanitation workers, Smile scheme is focusing on rehab of ट्रांसजेंडर पर्सनस एंड पर्सनस इंगेज्ड इन बैगिंग. तो ये दो कैटेगरीज पे फोकस करिए. फर्स्ट इज ऑन ट्रांसजेंडर पर्सनस एंड सेकंड इज फॉर द पर्सनस दे आर इंगेज्ड इन एक्ट ऑफ बैगिंग. तो दो स्कीम्स होती थी पहले. Two sub-schemes were there: comprehensive rehabilitation for work welfare of transgender persons and comprehensive rehab of person engaged in act of begging. तो ये दोनों सब-scheme के component को combine करके Smile scheme have been launched. Nodal ministry is Ministry of Social Justice and Empowerment. Aim is कि हम जो complete welfare और rehab support दे पाए दो वो marginalized groups के लिए, including transgender people and those who are involved in act of begging. Now it is also a central sector scheme. फाइनेंशियल एलोकेशन किया गया है. फाइनेंशियल एलोकेशन इज 365 करोड़, जिसमें से 265 करोड़ हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर रिहैब ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सनस एंड 100 करोड़ हैव बीन एलोकेटेड फॉर रिहैब फॉर पर्सन जो कि बैगिंग के एक्ट में इन्वॉल्व है. नाउ हमारा टारगेट है टू रिहैब एटलीस्ट 8,000 पीपल एंगेज इन बैगिंग ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर 23-24 and 25-26. Now overall objective is Bhikshavritti Mukt Bharat, that is begging free India, strong convergence and coordination among central state departments, NGOs and other stakeholders, and enable beneficiaries ताकि वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी को ज्वाइन कर सकें. नाउ फेज़ 1 में हम 30 cities एंड टाउन्स को कवर करेंगे. फेज़ 2 में 50 cities एंड टाउन्स वुड बी कवर्ड. प्रायोरिटी दी जाएगी बिग सिटीज़ को, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन टाउन्स को, पिलग्रिमेज साइट्स को, टूरिस्ट प्लेसेस को एंड अदर पब्लिक एरियाज़ को. सो फर्स्ट फेज़ में 30 cities are covered and second phase में 50 cities और towns are covered. Eligible beneficiaries कोई भी इंडियन सिटीजन जो कि बैगिंग के एक्ट में इन्वॉल्व है या ट्रांसजेंडर पर्सन जिनको हमने ट्रांसजेंडर पर्सनस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 के तहत रिकॉग्नाइज किया है, तो वो एलिजिबल बेनिफिशियरीज हैं. नाउ स्कीम के दो सब स्कीम कॉम्पोनेंट्स है. फर्स्ट जो कॉम्पोनेंट है दैट इज़ फॉर ट्रांसजेंडर पर्सनस, राइट, एंड सेकेंड इज़ फॉर दोज हु आर इन्वॉल्व इन एक्ट ऑफ बैगिंग. तो फर्स्ट जो ट्रांसजेंडर पर्सन होंगे उन्हें स्कॉलरशिप्स वुड बी प्रोवाइडेड. So scholarship would be for class 9, 10th, 11th, 12th, UG, diploma, PG. 13,500 rupees would be provided as pre or post matric scholarship to eligible transgender students. फिर स्किल एंड डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग के लिए उनको PM दक्ष के अंदर ट्रेनिंग दी जाएगी. एंड PM दक्ष जो है वो लॉन्च हुआ था 2020-21 में. इसका एक पोर्टल भी है जो टारगेट करता है ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है. देन हेल्थ केयर सपोर्ट, द कन्वर्जेंस विल हैपन विद प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. जेंडर रिअफर्मेशन सर्जरीज वुड बी ऑल्सो टेकन प्लेस थ्रू सिलेक्टिव हॉस्पिटल्स, काउंसलिंग एंड पोस्ट ऑपरेटिव सपोर्ट. शेल्टर्स विल बी प्रोवाइडेड एंड गरिमा गृह, दैट इज शेल्टर्स प्रोवाइड किए जाएंगे. गरिमा गृह 24/7 शेल्टर्स फॉर ट्रांसजेंडर पर्सनस इन डिस्ट्रेस. 4 पिलर्स होंगे सपोर्ट के लिए: सेफ शेल्टर, हेल्थ एंड मेडिकल सपोर्ट, स्किल डेवलपमेंट, काउंसलिंग एंड कम्युनिटी इंटीग्रेशन. फिर सेफ्टी एंड लीगल प्रोटेक्शन के लिए ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल्स बनाए जाएंगे हर स्टेट में, ताकि हम जो ऑफेंसेस उनके साथ हो रहे हैं वो हम मॉनिटर कर सकें एंड वी कैन इंश्योर टाइमली FIR इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन. फिर सर्विसेज एंड आउटरीच, यानी कि नेशनल पोर्टल, हेल्पलाइंस, then advertisement facilitation decks for documentation, entitlements and scheme convergence would take place. फिर सेकेंड कॉम्पोनेंट है फॉर पर्सन इन्वॉल्व इन एक्ट ऑफ बैगिंग. तो हम चाहते हैं कि हमारी पब्लिक प्लेसेस जो हैं वो बैगिंग फ्री बने और उनका हम कंप्लीट रिहैब करें और उनको हम मर्ज करें हमारी सोसाइटी के अंदर. सो नाउ इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? हम शेल्टर होम्स को यूज़ करेंगे, डेडिकेटेड शेल्टर्स बनाएंगे. देन जेंडर स्पेसिफिक शेल्टर्स वुड ऑल्सो बी देयर एंड टिपिकली 6 months के लिए हम इंडिविजुअल रिहैब के प्लान्स बनाएंगे. नाउ यहाँ पर स्पेशल प्रोविजंस हैं. अगर कोई ऑर्फन चिल्ड्रन हमें मिलता है बैगिंग के दौरान तो उसे हम चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में भेजेंगे, दैट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. अगर कोई फीमेल बेनिफिशियरीज है देन वो अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन को शेल्टर में रख सकती हैं. अगर कोई मेल
है, मतलब किसी फीमेल बेनिफिशियरी का अगर मेल बच्चा है तो वो 14 ईयर्स तक अपने साथ शेल्टर में रख सकती हैं, एंड फीमेल चिल्ड्रन कुड बी केप्ट अप टू 18 ईयर्स इन द शेल्टर. Now our next important scheme is SEED. SEED is Scheme for Economic Empowerment of Denotified Tribes. Now this was also launched in 2022. It is a centrally sector scheme. Tenure is 5 years. Outlay is 200 crores and nodal ministry is Ministry of Social Justice and Empowerment. Now SEED scheme का क्या objective है, ये किसको cater करती है, क्या beneficiary है और ये क्या करती है, we will understand now this part. सबसे पहले व्हाट आर डी नोटिफाइड ट्राइब्स. तो डी नोटिफाइड ट्राइब्स वो ट्राइब्स हैं जिनको हमने, जो पहले जब ब्रिटिश का टाइम पीरियड था तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, कुछ ट्राइब्स को क्रिमिनल ट्राइब्स का टैग दे दिया था, उनको नोटिफाई कर दिया था कि ये जो ट्राइब्स है वो क्रिमिनल ट्राइब्स है अंडर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1871. तो वापस से हमने जब इंडिपेंडेंस का टाइम था तो उन जो ट्राइब्स को ब्रिटिशर्स ने क्रिमिनल का टैग देके नोटिफाई किया था, उस ट्राइब्स को हमने वापस से डी नोटिफाई किया. तो उन ट्राइब्स को हम बोलते हैं डी नोटिफाइड ट्राइब्स. जिन ट्राइब्स को ब्रिटिशर्स ने नोटिफाई किया था एज अ क्रिमिनल ट्राइब, हमने वो एक्शन रिवर्स करा, हमने उन्हें डी नोटिफाई करा और उसके बाद उन्हें बोला गया डी नोटिफाइड ट्राइब्स. देन नोमैडिक ट्राइब्स. नोमैडिक ट्राइब्स यानी कि जो ट्रेडिशनली जो एंगेज हैं सीजनल माइग्रेशन एंड नॉन सेटल लाइवलीहुड्स, यानी वो माइग्रेट करती रहती है, उनकी कोई एक जगह नहीं है, दे आर नॉट सेटल्ड एट वन प्लेस, दे हैव नो सेटल्ड लाइवलीहुड, but they keeps on migrating and seasonal migration happens. So they are nomadic tribes. फिर semi nomadic tribes यानी वो हर टाइम माइग्रेट नहीं करती हैं बट ओकेजनली माइग्रेट करती हैं और कहीं जगह कहीं पर सेटल भी होती हैं. सो दे आर सेमी नोमैडिक ट्राइब्स. नाउ एस्टिमेटेड 10 करोड़ पीपल बिलोंग टू दीज ग्रुप्स अक्रॉस इंडिया. सो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि इन ट्राइब्स की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए हमें एक स्कीम लेकर आने की ज़रूरत है. सो नाउ वी केम विद अ स्कीम दैट इज स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डी नोटिफाइड ट्राइब्स. तो यहाँ पर हम डी नोटिफाइड ट्राइब्स, सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, नोमैडिक ट्राइब्स कम्युनिटीज़, इन सब की सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए ये हमारा एम है. वी हैव टू प्रोवाइड देम एजुकेशन, लाइवलीहुड, हाउसिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन. वी हैव टू एड्रेस हिस्टोरिकल मार्जिनलाइजेशन, स्टिग्मा एंड एक्सक्लूजन फेस्ड बाय दीज कम्युनिटीज़. यानी जो ब्रिटिशर्स रूल के टाइम पर उन्होंने जो मार्जिनलाइजेशन फेस किया, जो स्टिग्मा, जो एक्सक्लूजन के साथ उन्होंने अपना लाइफ को जिया, वी वॉन्ट टू रिवर्स ऑल ऑफ दैट एंड दैट इज़ वाई वी हैव ब्रॉट दिस स्कीम सो दैट वी कैन फैसिलिटेट देयर इंटीग्रेशन इन टू मेन स्ट्रीम सोसाइटी विद डिग्निटी. Now, what is the eligibility criteria? Families जिनकी annual income below 2.5 lakh rupees and they are eligible and they should not be availing similar benefits from any other central or state government schemes. Now, there are some components of these scheme. सबसे पहले we want them to educationally empower. तो हम education empowerment के लिए प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स लेकर आएंगे. देन लाइवलीहुड सपोर्ट अंडर PM दक्ष एंड स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी अंडर PM दक्ष. देन हाउसिंग सपोर्ट लिंकेजेस वुड बी प्रोवाइडेड विद PM आवास योजना. हेल्थ इंश्योरेंस मतलब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर हमने उन्हें कवर किया है. दैट विल प्रोवाइड 5 लाख रुपीज़ पर ईयर फॉर हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस. कुछ डिजिटल फीचर्स है. सीड पोर्टल लॉन्च किया है. अंडर दिस पोर्टल बेनिफिशियरीज कैन अप्लाई ऑनलाइन beneficiaries can apply online with self-declaration, caste, community certificate and Aadhaar. Real-time monitoring would be done and one family, one application concept is followed. उसके बाद nodal agencies, department and welfare board for these tribes. Ministry of Social Justice and Empowerment will provide overall coordination और state government, UTs, NGOs and community-based organization help करेंगे in outreach. Right, now let us move to our last scheme, that is senior citizen welfare related scheme, and the scheme that we are going to cover is Atal Vayo Abhyudaya Yojana, जिसमें 5 components हैं जो हमें cover करने हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अटल वायो अभ्युदया योजना यानी कि AVA दैट इज AVYAY. So Atal Vayo Abhyudaya Yojana was launched in the year 2021. It is a central sector scheme और special focus है नॉर्थ ईस्टर्न अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे. नाउ पहले एक स्कीम होता था हमारे पास दैट वाज लॉन्च इन 1995 जिसका नाम था नेशनल एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन. सो प्लीज़ रिमेंबर दिस स्कीम ऑल्सो, जिसका नाम था नेशनल एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन. इस स्कीम को रिप्लेस करके अटल वायो अभ्युदया योजना वॉज लॉन्च इन द ईयर 2021.
विथ अ सिंपल एम। हमारा एम क्या है? हमारा एम है टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर हेल्थ, डिग्निटी, सिक्योरिटी एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन फॉर ओल्डर पर्सन। हम चाहते हैं कि जो हमारे ओल्ड पर्सनस की जो कम्युनिटी है उनको हम हेल्थ, डिग्निटी, सिक्योरिटी एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। सो यू विल अंडरस्टैंड जब हम स्कीम्स के कॉम्पोनेंट पढ़ेंगे कि वॉट इज दिस स्कीम इज ऑल अबाउट। वी वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ टॉप 4 नीड्स ऑफ सीनियर सिटीजन, दैट इज फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फूड, हेल्थ केयर एंड ह्यूमन इंटरेक्शन और लाइफ ऑफ डिग्निटी। यानी कि हम सेफ्टी, प्रोटेक्शन और जनरल वेलबींग के साथ अवेयरनेस जनरेशन एंड सोसाइटल सेंसिटाइजेशन के साथ सीनियर सिटीजन्स की केयर करना चाहते हैं। नाउ दिस इज़ समथिंग दैट हैज़ हैपेंड। सीनियर सिटीजन्स बियॉन्ड BPL, यानी कि अब हमने क्या किया है, पहले सिर्फ वो सीनियर सिटीजन्स जो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आते थे सिर्फ वो कवर थे, बट नाउ वी हैव इंक्लूडेड सीनियर सिटीजन्स बियॉन्ड दिस बिलो पॉवर्टी लाइन एंड इनकम लिमिट हैज़ बीन मेड लेस देन और इक्वल टू 15,000 रुपीज़ पर मंथ फॉर एज रिलेटेड डिसेबिलिटीज़। यानी कि अब इनकम लिमिट सीनियर सिटीजन्स की टू बी इन्वॉल्व इन दिस स्कीम इज लेस देन और इक्वल टू 15,000 रुपीज़ पर मंथ। LMCO is responsible for providing aids and assistive devices. I'll tell you about this later in slides. So now first of all let us read about components and I'll tell you कि आपको specifically इन components से क्या याद रखना है। So please first of all remember कि ये schemes है, इसके ये components है and it has replaced 1995 National Action Plan for Senior Citizen. And now let us move to our first component, that is Integrated Program for Senior Citizen. Now what is this program is all about? Integrated Program for Senior Citizen का मतलब है कि हम चाहते हैं कि हम senior citizens की quality of life को improve करें। Our focus should be on social, health and livelihood initiatives. We want to provide a structured framework for running projects that cater to welfare of elderly people. Now in this हम financial support उन्हें provide करना चाहते हैं। Now as you know that this scheme is 100% centrally funded, तो 100% grants is provided of the project cost. That is not an issue. हम below poverty line and non below poverty line senior citizens को दोनों को focus कर रहे हैं। and projects हम कैसे बनाएंगे, जैसे कि old age homes, day care centers, community related community engagement programs, skill development, awareness campaigns, ताकि हम सीनियर सिटीजन्स की लाइफ को, क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाएँ। प्रोजेक्ट्स आर सबमिटेड बाय NGOs, स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशंस एंड इट विल एनकरेज कम्युनिटी लेवल पार्टिसिपेशन एंड इनोवेटिव इनिशिएटिव्स। Now our second component is state action plan for senior citizen, यानी हम स्टेट गवर्नमेंट्स, जहाँ वी वांट स्टेट गवर्नमेंट्स कि वो इम्प्लीमेंट करें वेलफेयर मेजर्स फॉर देयर सीनियर सिटीजन्स। सो वी हैव प्रोवाइडेड अ फ्रेमवर्क कि ये रीजनल और स्टेट लेवल प्रोग्राम्स क्यों होने चाहिए, ताकि जो लोकल नीड्स है, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट्स एंड इफ स्टेट गवर्नमेंट्स या रीजनल गवर्नमेंट्स इम्प्लीमेंट करेंगी कोई भी फ्रेमवर्क या प्रोग्राम, तो नाउ देन दे विल केटर टू लोकल नीड्स। जो लोकल नीड्स है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को पता है, तो नाउ दे विल फोकस ऑन हेल्थ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सोशल एंगेजमेंट एंड ओवरऑल वेलबींग ऑफ एल्डरली सिटीजन्स। तो स्टेट लेवल इम्प्लीमेंटेशन होगा ताकि स्टेट्स डिज़ाइन कर सकती है स्कीम उसके स्पेसिफिक इशूज़ के अकॉर्डिंग। सेंट्रल उनको सपोर्ट देगी, गाइडलाइंस देगी एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड। थर्ड component that was made under this scheme is राष्ट्रीय वायोश्री योजना। Now what is राष्ट्रीय वायोश्री योजना? राष्ट्रीय वायोश्री योजना फोकस करता है कि कैसे हम जो सीनियर सिटीजन हैं जिनको एज रिलेटेड डिसेबिलिटीज़ हैं, जैसे मान लीजिए उनको हेयरिंग का लॉस का प्रॉब्लम है, विजन लॉस प्रॉब्लम है, फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं वो ठीक से, तो हम चाहते हैं हम उन्हें फ्री असिस्टिव डिवाइसेस प्रोवाइड करें टू सीनियर सिटीजन जिनकी एज 60 ईयर्स एंड अबव है। सो द एम ऑफ राष्ट्रीय वायोश्री योजना is to provide free assistive devices to senior citizen aged 60 years and above. It focuses on elderly people suffering from age related disabilities to help them and lead a dignified independent life. Right, now इसके features क्या हैं? My throat is gone and sorry for that. What are key features? So eligibility क्या है? Senior citizens BPL, यानी कि वो senior citizens जो below poverty line रह रहे हैं, या फिर senior citizens जिनकी monthly income is less than or equal to 15,000 rupees and they are suffering from age related disabilities. So यहाँ पर हमने include करे हैं वो senior citizens या तो वो below poverty line के अंदर रह रहे हैं, या फिर वो senior citizens जिनकी monthly income is less than or equal to 15,000 rupees,
यहाँ पे कौन सी एज रिलेटेड डिसेबिलिटीज़ आर कवर्ड? सो लो विजन या ब्लाइंडनेस, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, लॉस ऑफ टीथ, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ यानी उन्हें वॉक करने में डिफ़िकल्टी हो रही है. सो ऑल दीज डिसेबिलिटीज़ आर कवर्ड. नाउ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इज एलिम्को. सो प्लीज़ रिमेंबर दिस दैट एलिम्को इज़ अ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी. एलिम्को मतलब आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. ये एक PSU है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. A PSU under this ministry, that is Alimco, Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, is an implementing agency. Beneficiaries को free of cost पड़ेगा. Now implementation will happen via district level distribution camps. Beneficiaries को पहले screen किया जाता है कि क्या वो eligible हैं under this scheme. Then focus is on maximizing accessibility to elderly in rural and remote areas. Now this is fully funded by central government and हमारा aim है कि हम सारे eligible senior citizens को cover करें जो कि age related disability से जूझ रहे हैं. Now our fourth component is scope. Scope का full form है Senior Citizen Opportunity for Productive Engagement. नाउ इसको आपको फुल फॉर्म से समझ आ रहा होगा. स्कोप यानी हम चाहते हैं कि वो जो सीनियर सिटीजन्स हैं, दोज हु आर एक्सपीरियंस, दे आर केपेबल एंड दे वांट टू कंटिन्यू कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी, तो वो सोसाइटी को कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. वी वांट टू फोकस एंड हार्नेस देयर सोशल, प्रोफेशनल एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट और प्रोफेशनल टैलेंट. तो हम चाहते हैं कि वो सीनियर सिटीजन्स जो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं इकोनॉमी में, तो हम उन सीनियर सिटीजन्स को फोकस कर रहे हैं. सो इसके अंदर हमने 2 मेजर इनिशिएटिव लिए हैं. इसके आपको फुल फॉर्म याद रखना है. फर्स्ट इज सेक्रेड. सेक्रेड मतलब है Senior Able Citizen for Re-employment and Dignity, because dignity is in working, so we want to give them back their dignity, and their dignity will come back when they are re-employed. So Senior Able Citizens for Re-employment and Dignity is sacred. We are offering them employment opportunities for experienced seniors in private and public organization, ताकि हम seniors की जो professional knowledge है, जो experience है, उसे भी हम harness कर पाए, and we also are able to give back their own dignity that was lost somewhere. So it also matches with senior skills with suitable positions needed stable and experienced persons. So we are giving back them their dignity by providing them employment. Second initiative is AGRASR, that is Action Groups Aimed at Social Reconstruction. Now we are forming self-help groups of seniors ताकि वो socialize कर सके, share कर सके skills, engage कर सके in community projects, access कर सके financial assistance independently. So हम उनके self-help groups बना रहे हैं. So we are forming senior self-help groups. So this is AGRASR, मतलब Action Groups Aimed at Social Reconstruction. Now fifth component is SAGE. So this is a very important component and a very important term, that is silver economy, because exam में ask you silver economy क्या होता है या SAGE is related to what. So आपको confusion नहीं होना चाहिए कि SAGE is related to this and this, silver economy is related to this and this. So I'll explain you the concept. First of all, SAGE का मतलब क्या होता है. So SAGE मतलब है Senior Care Aging Growth Engine, यानी कि हम सिल्वर इकोनॉमी को प्रमोट करना चाहते हैं. व्हाट इज सिल्वर इकोनॉमी? सिल्वर इकोनॉमी मतलब हम इंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन को एनकरेज कर रहे हैं फॉर एल्डरली केयर, यानी वी आर फोकसिंग ऑन दोज स्टार्टअप्स, दोज इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स या दोज इनिशिएटिव्स जो कि एल्डर केयर के ऊपर बेस्ड है. सो वी आर प्रमोटिंग सिल्वर इकोनॉमी बाय दैट. वी आर सपोर्टिंग बिजनेसेस, स्टार्टअप्स एंड इनिशिएटिव दैट एड्रेसेस नीड्स ऑफ सीनियर सिटीजन्स. हम चाहते हैं कि ऐसे बिजनेसेस, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं, सर्विसेज बनाएं जो कि एजिंग पॉपुलेशन के लिए है, जो कि हमारे एल्डरलीज के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए. सो बाय दिस वी आर प्रमोटिंग सिल्वर इकोनॉमी. सो दिस इज सीनियर केयर aging growth engine, SAGE. Now what are key features? Key features are, we are encouraging innovative solutions in healthcare, mobility, wellness, financial services and social engagement for seniors. We are providing them financial support and equity participation to eligible startups, aims to boost private sector involvement and strengthens इकोसिस्टम फॉर सीनियर सिटीजन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस इज ऑल्सो बीइंग प्रोवाइडेड, क्योंकि कोई भी स्टार्टअप अगर है वो इस फील्ड में काम कर रहा है, तो गवर्नमेंट का एम है कि वो उनको एनकरेज करे, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करे, सो दैट दे बिल्ड प्रोडक्ट्स इन दिस particular range or category. So government is providing up to ₹1 crore as financial assistance or equity participation, but government of equity should not be more than 49%. मतलब गवर्नमेंट का
जो रोल है इक्विटी में, इट शुड नॉट, द गवर्नमेंट शुड नॉट बी अ मेजर स्टेक होल्डर. तो गवर्नमेंट की इक्विटी 49% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. एंड गवर्नमेंट विल ऑल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट दैट इज अप टू 1 करोड़ रुपीज़ या फिर इक्विटी पार्टिसिपेशन, बट दैट शुड नॉट एक्सीड 49%. नाउ एप्लीकेशंस आर सबमिटेड थ्रू अ पोर्टल. एक पोर्टल बनाया है दैट इज सेज पोर्टल. अगर कोई भी स्टार्टअप है जो इस कैटेगरी में आगे बढ़ना चाहता है तो सेज पोर्टल के थ्रू वो अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है. Now, it also promotes scalable and impactful solutions for the elderly. So that's it for the day. I hope you understood the schemes that were meant for Ministry of Social Justice and Empowerment. I hope you liked the class, and I hope you learned something really new. I'll meet you all again in next Ministry of Schemes classes. Till then, please keep learning, please keep supporting, like, share and comment, and also share your views regarding these classes, and any doubts can also be asked in the comment section or in the Telegram discussion group. So thank you for watching.